मैं अभिषेक श्रीवास्तव। आज हमारा ये सेकेंड चैप्टर है जो कि वेक्टर है। हम लोग फर्स्ट चैप्टर में फिजिकल क्वांटिटीज के ऊपर बात किए थे। फिजिकल क्वांटिटीज क्या होती थी? दोज क्वांटिटी विच वी कैन मेजर इज कॉल्ड फिजिकल क्वांटिटीज। मतलब ऐसा क्वांटिटी जिसको आप मेजरमेंट कर सकते हैं उसको हम फिजिकल क्वांटिटीज बोलते हैं। जैसे कि मास, लेंथ, टाइम, वेलोसिटी, स्पीड, ये सबको हम मेजरमेंट कर सकते हैं, तो इसको हम फिजिकल क्वांटिटीज बोलते हैं। जैसे अगर हम बोले हम आपसे बहुत प्यार करते हैं, सच में बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, लेकिन हम इसको मेजरमेंट नहीं कर सकते हैं, तो हम ये सारी चीज़ों को फिजिक्स में नहीं पढ़ते हैं। हमने वहाँ पे फिजिकल क्वांटिटीज को दो हिस्सों में ब्रेक किया था। डिपेंडेंसी के ऊपर हम लोगों ने ब्रेक किया था। एक हमारे पास फंडामेंटल क्वांटिटीज थे और एक हमारे पास डिराइव्ड क्वांटिटीज था। फंडामेंटल क्वांटिटीज क्या होती थी? वो खुद के ऊपर ही डिपेंड होते थे, वो दूसरे के ऊपर डिपेंड नहीं रहते थे, यानी कि वो इंडिपेंडेंट क्वांटिटीज थी। जैसे कि मास, लेंथ, टाइम। अगर हम बोले मास को आप एक्सप्रेस करिए, तो मास को एक्सप्रेस करने के लिए क्या कोई दूसरी क्वांटिटीज की नीड है क्या? नहीं है ना हमारे पास। और हमने ये बोले जो आपको वेलोसिटी को एक्सप्रेस करना है, तो आपको वेलोसिटी को एक्सप्रेस करने के लिए डिस्प्लेसमेंट और टाइम की नीड है। अगर डिस्प्लेसमेंट टाइम नहीं होंगे तो आप उसको एक्सप्रेस नहीं कर सकते। तो वहां पे हम लोगों ने जो फिजिकल क्वांटिटीज को ब्रेक किया था, वो दो कैटेगरीज में ब्रेक किया था। एक हमारे पास फंडामेंटल था और एक हमारे पास डिराइव क्वांटिटीज थे, और ये जो थे ये डिपेंडेंसी के ऊपर बेस्ड थे। आज हम लोग वही फिजिकल क्वांटिटीज को ब्रेक करेंगे और यहाँ पे हम एडिशन के बेस पे हम ब्रेक करेंगे। देखिए इस दुनिया में ना हमारे पास दो ही तरीके के क्वांटिटीज है। एक हमारे पास स्केलर क्वांटिटीज और एक हमारे पास वेक्टर क्वांटिटीज। हम स्केलर क्वांटिटीज को हम नॉर्मली जो ऑर्डिनरी अलजेब्रा होते हैं हम उससे जोड़ते हैं। वेक्टर क्वांटिटीज को हमने देखा जो नॉर्मली हम मास को जोड़ रहे थे। जैसे ये हमारे पास मास है, एक मार्कर है 100 ग्राम का है, और एक और मार्कर हम ले लेते हैं ये भी 100 ग्राम का है, और एक और मार्कर ले लेते हैं ये भी 100 ग्राम का है। तो आपसे हम पूछेंगे ये कितना ग्राम हुआ, तो आप अलजेब्रा लगा देंगे, बोलेंगे सर 100 100 100 300 ग्राम हुआ हमारे पास। लेकिन अगर उसी में अगर हम आपको बोल दे फोर्स को जोड़ के बताइए, जैसे अगर हम इस डायरेक्शन से फोर्स लगा रहे हैं तो इसका इम्पैक्ट कुछ और होगा, हम ऊपर से फोर्स लगा रहे हैं इस मार्कर के ऊपर तो इसका इम्पैक्ट कुछ और होगा, हम नीचे से ऊपर की ओर फोर्स लगाएंगे तो इसका इम्पैक्ट हमारे पास कुछ और होगा। तो फोर्स को हम ऑर्डिनरी अलजेब्रा से हम नहीं जोड़ सकते हैं, हम वेक्टर के हेल्प से जाना पड़ेगा। वेक्टर एक्चुअली में क्या है? हमारे पास मैथमेटिकल टूल है जो कि 11th और 12th में हमारे पास फिजिक्स के 60 से 70% चैप्टर में हम यूज करते हैं। ये एक चैप्टर ना बोले तो ही सही रहेगा, क्योंकि अगर आपको वेक्टर नहीं पता होगा तो आपके लिए 11 और 12 में जो कॉन्सेप्ट है वो सीखने में बहुत ज़्यादा मुश्किल होंगे। मेरे हिसाब से आप ना ही सीख पाएंगे। तो हम लोग शुरू कर लेते हैं और बात करते हैं। हमारे पास फिजिकल क्वांटिटीज थे। सबसे फर्स्ट फिजिकल क्वांटिटीज क्वांटिटीज इसको हम लोगों ने दो हिस्सों में तोड़ा है। एक हमारे पास वेक्टर, दूसरा हमारे पास स्केल। और ये किस बेस पे हमने तोड़ा है? एडिशन के बेस। एडिशन के बेस। अब स्केलर क्वांटिटी के लिए अगर हम एग्जांपल ले, हमारे पास ब्लॉक है, समझिएगा ध्यान से, क्योंकि हम ना पहले स्केलर क्वांटिटीज के ऊपर बात कर लेते हैं, उसके बाद हम वेक्टर क्वांटिटीज के ऊपर बात करेंगे, क्योंकि ये पूरा का पूरा चैप्टर में तो हमको वेक्टर ही पढ़ना है। हमारे पास ब्लॉक है, जैसे हमारे पास एक ब्लॉक ये है, ये 2 kg का है। फिर हमारे पास ये दूसरा ब्लॉक है, हमारे पास ये भी 2 kg का है, और ये हमारे पास तीसरा ब्लॉक है 2 kg का है। अब हम आपको बोल रहे हैं जोड़ने के लिए। अब ये ब्लॉक को आप यहां से लाकर यहां पे रख रहे हैं, तो आपके पास कितना हुआ? 2 kg। आपने यहां से लाकर इसको यहां पे रखा। इस वाले ब्लॉक को आपने यहां से लाकर यहां पे रखे हैं, तो ये आपके पास 2 kg। इस ब्लॉक को आपने यहां से लाकर यहां पे रखे तो 2 kg। अब हम आपको बोल रहे हैं जो टोटल मास कितना हुआ, तो आप क्या बोलेंगे? सर टोटल मास की क्या ही बात है, टोटल मास हमारे पास 6 kg हो गए।
2 kg प्लस 2 kg प्लस 2 kg हमारे पास 6 kg हमारे पास। अगर एक और एग्जांपल ले लेते हैं तो देखिए, इसको जोड़ने के लिए क्या कोई एंगल की जरूरत पड़ी क्या, या क्या कोई डायरेक्शन की जरूरत पड़ी क्या? नहीं ना पड़ी। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे टाइम। टाइम में हम क्या देखते हैं, हमारे पास एक पार्टिकल है जो कि ए से चलना शुरू किया है, और ये पार्टिकल यहाँ पे पहुंचे हैं जहाँ की बी है हमारे पास। यहाँ से लेकर इसका जो टाइम लगा है, केवल हम टाइम की बात कर रहे हैं, वो 10 सेकेंड लगे हैं। फिर ये पार्टिकल क्या कर रहे हैं, ये यहाँ पे आ गए हमारे पास, और यहाँ तक पहुँचने में इनको हमारे पास 5 सेकेंड लगे हैं। तो हम पूछेंगे टोटल टाइम कितना हुआ, तो आप क्या बोलेंगे, टोटल टाइम इक्वल्स टू 10 और प्लस 5, 10 सेकेंड प्लस 5 सेकेंड, आपके पास कितना सेकेंड आया, 6। ओके, 15 सेकेंड, कितना सेकेंड आया आपके पास, 15 सेकेंड। तो आप देखिए, इसमें आप डायरेक्शन देख रहे हैं क्या, जो हाँ इधर चला गया तो हम -5 कर देंगे, केवल 5 ही सेकेंड आया, नहीं ना देख रहे हैं। तो हम टाइम को जोड़ने के लिए हमें कोई डायरेक्शन की जरूरत नहीं है। तो हमारे पास ये स्केलर क्वांटिटीज है। तो स्केलर क्वांटिटीज को हम लिखेंगे कैसे, स्केलर स्केलर को लिखेंगे अ फिजिकल क्वांटिटी, अ फिजिकल क्वांटिटी, quantities which has magnitude may or may not direction is called scalar quantities। सर, आपने यहाँ पे मे और मे नॉट क्यों लगाया है, क्योंकि हम तो बुक में पढ़े हैं अ फिजिकल क्वांटिटीज विच हैज ओनली मैग्नीट्यूड इज कॉल्ड स्केलर क्वांटिटी। यहाँ पे हमें एक क्या प्रॉब्लम आ गई, हमने जब करंट को देखा, इलेक्ट्रिक करंट को, हमने इलेक्ट्रिक करंट को देखा, इलेक्ट्रिक करंट को हम देखते हैं, इलेक्ट्रिक करंट में एक वायर आपके पास कुछ इस हिसाब से है, ये हमारे पास I1 है जो कि 4 एम्पियर का करंट है, एक हमारे पास यहाँ I2 है जो कि 4 एम्पियर का ये भी करंट है, और इसके बीच में एंगल है थीटा। और जब यह यहाँ पे पहुंचे तो ये I1 प्लस ये हमारे पास I2 हो गए, और ये हमारे पास टोटल करंट 8 एम्पियर हो गए। देखिए, इलेक्ट्रिक करंट के पास क्या होती है, हमारे पास मैग्नीट्यूड भी होता है, मैग्नीट्यूड भी है, और इसका डायरेक्शन भी है हमारे पास। और ये हम ऑर्डिनरी अलजेब्रा जो यूज कर रहे हैं, हम ऑर्डिनरी अलजेब्रा से इसको हम जोड़ पा रहे हैं। इस वजह से ये क्या है ना, हमारे पास स्केलर क्वांटिटी है। इसी वजह से हमने यहाँ लिखा है मे या मे नॉट डायरेक्शन। तो इसके लिए हम क्या लिखेंगे, इलेक्ट्रिक करंट has both magnitude and direction, but they do not follow vector law of addition. That's why we call it scalar quantity। तो देखिए, हमने पहले ही बोला है, जो हम दुनिया में हमारे पास केवल 2 ही तरीके के क्वांटिटीज है, एक और है हमारे पास टेंसर क्वांटिटीज, लेकिन वो हम नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि उसके लिए ना हम बहुत बच्चे हैं अभी। क्योंकि इस टेंसर जो क्वांटिटीज है वो दोनों है, स्केलर क्वांटिटीज भी है और वो वेक्टर क्वांटिटीज है। वो सिचुएशन के ऊपर डिपेंड होते हैं, और उसको पढ़ने के लिए हम बैचलर फाइनल ईयर में जाते हैं। तो अभी के लिए हम 11 और 12 के लिए हम केवल स्केलर और वेक्टर क्वांटिटीज के ही ऊपर बात करेंगे। तो यहाँ पे हम लोगों ने स्केलर क्वांटिटीज को देखा, जो उसे नॉर्मली हम ऐड कर सकते हैं,
लेकिन हम वेक्टर क्वांटिटीज के बारे में अब बात करेंगे। मुझे उम्मीद है जो आपको स्केलर क्वांटिटीज समझ में आया होगा। हम इसको इरेज करते हैं और इसके वेक्टर क्वांटिटी के ऊपर बात करते हैं। ओके, नेक्स्ट है हमारे पास वेक्टर। वेक्टर हमारे पास क्या होता है, बहुत ज्यादा ही इंपॉर्टेंट है वेक्टर। वेक्टर के लिए बात करें, फर्स्ट में एग्जांपल, एग्जांपल नंबर 1, हमारे पास एक ब्लॉक है, एक ब्लॉक है। इस ब्लॉक के ऊपर आप इस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है हमारे पास 4 न्यूटन, और इस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है हमारे पास 4 न्यूटन। हम पूछेंगे टोटल फोर्स कितना है, तो आप क्या बताएंगे, एफ नेट टोटल फोर्स है आपके पास ये F1 प्लस का ये आपके पास F2। अगर इसको नाम दे दिया जाए F1 और इसको नाम दे दिया जाए F2 तो हम ऐसे लिख सकते हैं। अब यहाँ पे हमारे पास 4 न्यूटन जो है ये प्लस एक्स डायरेक्शन, देखिए ये सब हम बात करेंगे आपसे, प्लस एक्स डायरेक्शन में है, और ये 4 न्यूटन हमारे पास ये भी प्लस एक्स डायरेक्शन में है। जब हम एफ नेट की बात करते हैं तो हमारे पास जो है 8 न्यूटन आया प्लस एक्स डायरेक्शन में। तो सर ये भी तो अलजेब्रिक रूल के हिसाब से जोड़ पाए, नहीं, यहाँ भी हम जोड़े हैं ना, तो एंगल देख के ही जोड़े हैं। इसके लिए जब हम लोग ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन जब पढ़ लेंगे तब आपको पता चलेगा जो ये हमने डायरेक्ट नहीं जोड़ा है, इसका भी एंगल देख के जोड़ा है। सर तो यहाँ पे ये है, तो कुछ ऐसा बताइए जो कि पता चले हमको। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, इसी ब्लॉक के ऊपर, ये हमारे पास जो ब्लॉक है हमने इधर की ओर लगाया है 4 न्यूटन का फोर्स, और अब हम क्या करते हैं, ऊपर की ओर हम लगा देते हैं हम यहाँ 3 न्यूटन का फोर्स। तब बताइए अब इसके ऊपर एफ नेट कितना फोर्स होगा। आप इस मेथड से जो सीधा डायरेक्ट जोड़ दिए हैं हम इसको नहीं जोड़ पाएंगे। इसको जोड़ने के लिए हमें वेक्टर लॉज ऑफ एडिशन की हमारे पास जरूरत है। ठीक है, अब तो सर हम वेक्टर को लिखेंगे कैसे, एक और एग्जांपल ले लेते हैं। जस्ट वेक्टर को लिखेंगे कैसे, थोड़ा सा वेट करिएगा, आपको पता चलेगा वेक्टर के लिए। इसके लिए हम वेक्टर लॉज ऑफ जब पढ़ेंगे तब बात करेंगे। एग्जांपल नंबर 3 के लिए भी अगर हम बात करें तो हमारे पास क्या है, एक ब्लॉक है। आप अगर इस डायरेक्शन में 4 न्यूटन का फोर्स लगा रहे हैं और इस डायरेक्शन में हम 3 न्यूटन का फोर्स लगा रहे हैं, तो कैसे लिखेंगे, एफ नेट की जब हम बात करें तो यहाँ पे F1 प्लस का ये हमारे पास F2, हम अभी साइन दे रहे हैं, इसको हम यहाँ F1 मान रहे हैं और इसको हम यहाँ पे F2 मान रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ एफ नेट इज इक्वल्स टू हमारे पास ये F1 है हमारे पास 4 न्यूटन जो है प्लस एक्स डायरेक्शन में है, और यहाँ प्लस F2 जो है हमारे पास 3 न्यूटन है हमारे पास माइनस एक्स डायरेक्शन में। तो जब हम इन दोनों को ऐड करेंगे तो यहाँ पे जो है हमारे पास एफ नेट इज इक्वल्स टू आपके पास कितना आया, 1 न्यूटन प्लस एक्स डायरेक्शन में आया। अब देखिए वहां जो हम स्केलर क्वांटिटी मास को जोड़ रहे थे और टाइम को जोड़ रहे थे तो वहां डायरेक्ट जोड़ रहे थे, लेकिन यहाँ तो हम डायरेक्शन देख के जोड़ रहे हैं ना, तो ये हमारे पास वेक्टर क्वांटिटी होती है जो डायरेक्शन के हिसाब से हम जोड़ते हैं। ठीक है, तो सर इसका डेफिनेशन, ठीक है, इसका डेफिनेशन हम लिखते हैं, अ फिजिकल क्वांटिटी, अ फिजिकल क्वांटिटी, अ फिजिकल क्वांटिटी which has both magnitude and direction as follow certain rule of, ये कैपिटल लेटर क्या ही लिखें, रूल ऑफ वेक्टर एडिशन, वेक्टर एडिशन is called vector quantity, sorry, is called vector quantities। ओके, ठीक है, यहां तक तो आपको समझ में आ ही गया होगा। जो हम वेक्टर क्वांटिटीज को हम एंगल देख के जोड़ते हैं, डायरेक्शन देख के जोड़ते हैं,
स्केलर क्वांटिटी को हमको एंगल देखने की जरूरत नहीं है, डायरेक्शन देखने की जरूरत नहीं है, नॉर्मल जो हम मैथ यूज करते हैं हम वही मैथ हम यूज करके यहाँ हम जोड़ सकते हैं। अब हम वेक्टर को रिप्रेजेंटेशन कैसे करते हैं हम इसके लिए बात करते हैं। तो हमारे पास रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर में हमारे पास रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर को हम लिखेंगे कैसे, रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर, वेक्टर को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। हाँ देखिए, दो तरीके हम लिखने के लिए, एक हमारे पास है ग्राफिकली और एक है हमारे पास अल्जेब्रिकली। एक है हमारे पास अल्जेब्रिक और एक है हमारे पास ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। अब अल्जेब्रिक रिप्रेजेंटेशन में क्या है, जो अगर हम जैसे फोर्स है, हमने लिखा फोर्स, हम जानते हैं फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो इसके ऊपर हम सीधा सीधा एरो लगा देंगे। ये एरो ये बता रहे हैं जो ये जो क्वांटिटी है वो वेक्टर क्वांटिटी है। बस इतना ही हमारे पास बात कर रहे हैं। एरो सिर्फ हमें वेक्टर क्वांटिटी बता रही है, ऐसा नहीं जो एरो बता दिए तो फोर्स इस डायरेक्शन में लग रहा है, ऐसा नहीं है। सिर्फ ये बताते हैं जो ये वेक्टर क्वांटिटी। सर बहुत से सारे चीज लिखे जा सकते हैं, देखिए ए है, कोई भी फिजिकल क्वांटिटी हो सकते हैं, अगर उसके ऊपर एरो लगा है इसका मतलब वो एक वेक्टर क्वांटिटी है। जैसे बहुत सारे एग्जांपल ले सकते हैं, एक्स ले सकते हैं, वाई ले सकते हैं, जेड ले सकते हैं, हमारे पास कैप स्मॉल ए ले सकते हैं, भी ले सकते हैं, हमारे पास जो भी चीज यहाँ पे है सब के सब वेक्टर क्वांटिटी है। लेकिन अब ये जो है ना, ये सिंबल जो है ना हम नेपाल और इंडिया में ज्यादातर यूज करते हैं। आप अगर बहुत अच्छी बुक पढ़ेंगे, जैसे डेनियल क्लैपनर की बुक पढ़ेंगे या फिर आप आईईई रोडोव का बुक पढ़ेंगे, उसमें वो क्या बोलते हैं, क्योंकि पता नहीं उस समय उन्होंने लिखा हुआ था, जो बुक में प्रिंटिंग नहीं हो पा रहे थे, तो उन्होंने क्या बोल दिया, सिंबल के रूप में बोल्ड फेस में लिख दिया। अगर मान लीजिए ये लिख दिया जाए, अगर ये लिख दिया जाए, उन्होंने बोला ये लिख दिया जाए और ये लिख दिया जाए, तो इसका मतलब ये हो गया स्केलर, स्केलर, और इसका मतलब ये लिख दिए, इसका मतलब ये हो गया वेक्टर। मतलब ये जब आप बहुत अच्छी बुक पढ़ेंगे, हायर लेवल के बुक पढ़ेंगे, तो इसमें ये है, यानी कि बोल्ड फेस में भी लिखा हुआ हो तो वो वेक्टर क्वांटिटी है। लेकिन हम यहाँ पे बात नहीं करेंगे, नेपाल और इंडिया में हम लोग बात नहीं करते हैं। तो ये हमारे पास वेक्टर लिखने का तरीका है। सर वेक्टर लिखने का तरीका है, तो वेक्टर के लिए तो हमारे पास क्या क्या होता है, एक वेक्टर को लिखते हैं तो एक वेक्टर लिखते हैं, वेक्टर के पास मैग्नीट्यूड होता है, तो यहाँ पे जो है हम एफ को दोनों साइड से डंडा लगा देते हैं और उसके ऊपर एरो लगा देते हैं, तो इसका मतलब मैग्नीट्यूड है, इसको बोलते हैं मॉडुलस, इसको बोलते हैं हम मॉडुलस, मॉडुलस। और एक हम डायरेक्शन की बात करते हैं जो कि यहाँ लिखते हैं हम। अभी हम नहीं बात करेंगे ये यूनिट वेक्टर है कि क्या है, हम नॉर्मली अभी हम बोले ये हमारे पास डायरेक्शन बताते हैं। जब हम यूनिट वेक्टर पढ़ेंगे तो खूब यूनिट वेक्टर पढ़ेंगे ये हमारे पास। तो ये हमारे पास मॉडुलस है और इसको जो है हम लिखते हैं वेक्टर। ये हम जो है ना अलजेब्रिक रिप्रेजेंटेशन है हमारे पास। लेकिन अगर ग्राफिकली अगर हम बात करें तो ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन में हम कैसे बात करते हैं, जैसे हम एक एरो बना देते हैं, ये रहा एक एरो, ये एरो बना देते हैं ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन में। इस एरो पे यहाँ पे जो है इसको हम बोलते हैं टेल, या फिर इसको हम बोलते हैं स्टार्टिंग पॉइंट, कुछ भी लिखा हो सकता है, या फिर इसको बोलते हैं स्टार्टिंग पॉइंट, या फिर इसको बोलते हैं इनिशियल पॉइंट, इनिशियल पॉइंट। ये जो है यहाँ पे जो है ये वाला हिस्सा एरो जो दिख रहा है, इसको हम बोलते हैं हेड, इसको बोलते हैं हम एंडिंग पॉइंट, एंडिंग पॉइंट, और इसको हम और भी बोल सकते हैं, इसको बोलते हैं फाइनल। बहुत सारे नाम हैं, सभी नामों के बाद में बात कर लेते हैं। ये एरो जो है, एरो जो इंडिकेट कर रहा है हमारे पास, एरो इंडिकेट्स ये डायरेक्शन इंडिकेट करते हैं,
एरो इंडिकेट करता है हमारे पास डायरेक्शन। अगर इस एरो को हम अगर ऐसे बना दें तो ये हमारा इस डायरेक्शन में जा रहा है, और इस एरो को अगर हम ऊपर की ओर बना दें तो ये वेक्टर जो है, ये कोई भी है, वेलोसिटी होगा, फोर्स होगा, तो ये ऊपर की ओर लग रहे हैं। तो ये एरो इंडिकेट करते हैं डायरेक्शन। ये एरो का जो लेंथ है, ये वाला जो हिस्सा है, ये लेंथ जो है, ये रिप्रेजेंट करते हैं मैग्नीट्यूड को। ये जो लेंथ है ये रिप्रेजेंट करते हैं मैग्नीट्यूड को, तो यहाँ एरो रिप्रेजेंट करते हैं हमारे पास डायरेक्शन को, और इसका जो लेंथ है वो रिप्रेजेंट करते हैं हमारे पास मैग्नीट्यूड को। हम इसके बारे में बात करना चाहेंगे, मैग्नीट्यूड के बारे में बात करना चाहेंगे। इसको इरेज करते हैं, उसके बाद बात करते हैं। हमारे पास डस्टर, ओके, यही इरेज करते हैं इसको। सबसे फर्स्ट मैग्नीट्यूड के लिए अगर हम बात करें, एग्जाम्पल में हमारे पास एक ब्लॉक है, ये हमारे पास एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये हमारे पास माइनस एक्स एक्सिस है, ये हमारे पास माइनस वाई एक्सिस है, ये हमारे पास है। अब देखिए यहाँ पे मान लीजिए कोई वेक्टर है, जैसे 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 4, 1 2 3 4। अब देखिए यहाँ पे हम क्या बात कर रहे हैं, जैसे मान लीजिए इसके ऊपर फोर्स लग रहा है, आप बताइए इसके ऊपर फोर्स इधर की ओर लग रहा है, तो आप ये सीधा सीधा बता सकते हैं जो इसका जो मैग्नीट्यूड कितना है हमारे पास। अगर हम सीधा देख के बताना है, जो यहाँ एक फोर्स लग रहा है F1, आप बताइए कितना फोर्स लग रहा होगा, तो आप क्या करेंगे, सिंपल गिन लेंगे 1 2 3 4, और ये हम यहीं पे रहने देते हैं, यहाँ पे 4। कितना हमारे पास मैग्नीट्यूड है इसका, सीधा सीधा लिखिए 4 न्यूटन। अब डायरेक्शन, ये एरो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, डायरेक्शन, एरो रिप्रेजेंट कर रहा है डायरेक्शन, यानी कि कौन से डायरेक्शन में है हमारे पास, प्लस एक्स एक्सिस में है हमारे पास। तो ये अगर हम इसी ब्लॉक के ऊपर अगर हम बोले जो यहाँ फोर्स लग रहा है, यहाँ पे इतना फोर्स लग रहा है, अब बताइए इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा और डायरेक्शन कितना होगा हमारे पास। तो आप क्या बोलेंगे, सर इसका मैग्नीट्यूड आप गिन लेंगे 1 2 3, यानी कि मैग्नीट्यूड हो गया 3 न्यूटन। डायरेक्शन की बात करें, एरो ऊपर की डायरेक्शन में है तो प्लस वाई में हमारे पास फोर्स लग रहा है। ओके, अगर यहाँ की बात करें, यहाँ तक अगर एक ब्लॉक के ऊपर फोर्स लग रहा है, ये ब्लॉक है यहाँ तक फोर्स लग रहा है, एक ब्लॉक है यहाँ तक फोर्स लग रहा है, तो आप क्या करेंगे, पहले गिन लेंगे 1 2 2 3 4, यहाँ भी 4, तो यहाँ आप फोर्स लिखेंगे 4 न्यूटन। डायरेक्शन कौन से है हमारे पास, माइनस एक्स एक्सिस। अगर हम नीचे की ओर बात करें, यहाँ पे हमारे पास बात करें, यहाँ पे हमारे पास बात करें और बोले अब कितना लग रहा हो, तब गिन लीजिए सीधा 1 2 3, यानी कि इसके लिए अगर हम लिखना चाहें तो हम लिखेंगे 3 न्यूटन। डायरेक्शन कौन से में है हमारे पास, माइनस वाई डायरेक्शन में। तो ये आपके पास एरो इंडिकेट कर रहे हैं डायरेक्शन, और एरो का लेंथ इंडिकेट कर रहा है इसकी मैग्नीट्यूड। होप इतना समझ में आया होगा। यहाँ एक चीज ये भी है, सर इस वाले को थोड़ा सा क्लियर करिए। जैसे अगर मान लीजिए ये फोर्स हमने लिखा है, और फोर्स के लिए यहाँ 4 न्यूटन माइनस एक्स एक्सिस लिखा है हमने, ठीक है सर, आपने ये लिखा है। बहुत सारे जगह पे आप ये भी देखते हैं जो फोर्स इज इक्वल्स टू -4 न्यूटन लिखा होता है। तो माइनस यहाँ इंडिकेट करते हैं केवल डायरेक्शन, लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट का मानना ये होता है, कंफ्यूजन ये होते हैं, जो ये -4 है, यानी कि मैग्नीट्यूड जो है वो -4 है। यहाँ पे वो गलत है, क्योंकि मैग्नीट्यूड कभी निगेटिव नहीं होते हैं हमारे पास। सर कैसे नहीं होते, थोड़ा बता के दिखाइए। चलिए देखिए, यहाँ पे जो पॉइंट है और यहाँ पे जो पॉइंट है, ये जो पॉइंट हमारे पास x1 हम मान लेते हैं, ये पॉइंट हमारे पास x2 मान लेते हैं। आप जनरल डिस्टेंस फार्मूला तो पढ़े होंगे। डिस्टेंस फार्मूला के लिए क्या होता है, रूट अंडर x2 माइनस का x1 का होल स्क्वायर। अगर इतना याद नहीं आ रहा है तो थोड़ा सा और लिख देते हैं, y2 माइनस का y1 का होल स्क्वायर। ये आपके पास ये तो याद आ ही रहा होगा, ये डिस्टेंस फार्मूला होता है। तो y की जरूरत नहीं है, इसलिए हमें इसकी जरूरत
नहीं लेते हैं। आप याद आ गया होगा तो हम इसके लिए इरेज कर देते हैं, ठीक है। तो यहां पे x2 देखिए, x2 हमारे पास कितना है 4 -4, क्लियर। और y x1 हमारे पास कितना है 0 का होल स्क्वायर। अब यहां पे d इज इक्वल्स टू रूट अंडर, यहां कितना हुआ आपके पास -4 का होल स्क्वायर। अब जैसे ही अब देख लीजिए -4 का होल स्क्वायर तो यानी कि +4 हो जाएंगे, 4 का करेंगे तो आपके पास रूट अंडर 16 आ जाएगा, फिर 4 का स्क्वायर कर देंगे तो d4 आ गया। आप ये चीज हमको बताइए, अभी अभी ना ये -4 हम लेके देखें, क्या ये मैग्नीट्यूड निगेटिव हो रहा है क्या? मैग्नीट्यूड कभी निगेटिव नहीं होता है, मैग्नीट्यूड हमेशा पॉजिटिव ही होते हैं। दी magnitude of a vector quantity is always a scalar quantity। देखिए वेक्टर क्वांटिटी का जो मैग्नीट्यूड है ना वो हमेशा स्केलर क्वांटिटी होते हैं, यानी कि नंबर स्केलर क्वांटिटी है हमारे पास। वेक्टर क्वांटिटी का कोई भी हमारे पास मैग्नीट्यूड स्केलर क्वांटिटीज होते हैं। फर्स्ट मैग्नीट्यूड नोट कर सकते हैं, मैग्नीट्यूड ऑलवेज पॉजिटिव, मैग्नीट्यूड हमारे पास क्या होगा हमेशा के हमेशा पॉजिटिव होंगे। यहां तक क्लियर हो गया, आपको रिप्रेजेंटेशन समझ में आ गया होगा, वेक्टर कैसे लिखते हैं ये समझ में आ गया होगा, इसकी मैग्नीट्यूड आपको समझ में आ गया होगा। अब हम बात कर लेते हैं डायरेक्शन के ऊपर। डायरेक्शन हमारे पास क्या होती है, इसको इरेज किया जाए। डायरेक्शन, क्योंकि हमारे पास डायरेक्शन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बिना डायरेक्शन के तो हमारे पास कुछ होगा ही नहीं ना। ठीक, सबसे फर्स्ट में आपको ये पता है हमारे पास डायरेक्शन कितने होते हैं। हमारे पास फिजिक्स में डायरेक्शन हमारे पास जो होती है वो 6 होते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट कंफ्यूजन, सर 6 होती है डायरेक्शन? हाँ भैया 6 होती है। फिजिक्स में हमारे पास डायरेक्शन कितनी होती है, हमारे पास 6 होती है। ये हमारे पास नॉर्थ, ये हमारे पास ईस्ट, ये हमारे पास साउथ, ये हमारे पास वेस्ट। यहां से एक लाइन ऊपर की ओर खींचिए और यहां से एक लाइन नीचे की ओर। ये जो है इसको बोलते हैं वर्टिकली अप, और इसको बोलते हैं हम वर्टिकली अप, इसको बोलते हैं वर्टिकली डाउन। वर्टिकली अप और वर्टिकली डाउन हमारे पास। तो हमारे पास कितने डायरेक्शन हो गए, 6 डायरेक्शन हो गए। हम फर्स्ट केस के लिए बात करते हैं। सपोज ये हमारे पास नॉर्थ है, ईस्ट है, साउथ है और ये रहा वेस्ट। कोई पार्टिकल है, अब फोर्स का तो एग्जांपल ले ही लिए हैं, अब हम वेलोसिटी के बारे में बात कर लेते हैं। कोई पार्टिकल है हमारे पास और वो पार्टिकल मूव कर रहे हैं हमारे पास इस डायरेक्शन। आप भी बताइए, अगर इसकी मैग्नीट्यूड 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है, आप ये बताइए ये एरो कहां तक गया है। तो हमको यहां लिखना है ये एक पार्टिकल है। ये क्या है हमारे पास, पार्टिकल है। पार्टिकल कुछ भी हो सकता है, पार्टिकल है। तो अब बताइए हमको वेलोसिटी बताना है इसकी। तो वेलोसिटी बताना है, सीधा सीधा बताना है। देखना, देखिए, तो 1 2 3 4 5 हम क्या लिखेंगे, अ पार्टिकल मूविंग, इसके लिए यहां लिखते हैं अ पार्टिकल मूविंग 5 मीटर पर सेकेंड। 1 2 3 4 5 मीटर पर सेकेंड ईस्ट डायरेक्शन। अब देखिए इतना जो है, ये एरो को देख के ही आपने पूरा का पूरा बता दिया इसका स्टेटमेंट क्या होगा हमारे पास। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, देखिए वेलोसिटी इज इक्वल्स टू 5 मीटर पर सेकेंड ईस्ट।
ईस्ट। अब देखिए, तो ये जो हिस्सा है आपके पास, ये मैग्नीट्यूड है हमारे पास, 5 मैग्नीट्यूड है, और ये वाला जो हिस्सा है ये आपके पास डायरेक्शन, और ये जो है आपके पास वो है वेक्टर। इतना तो समझ में आ ही गया होगा, ईस्ट डायरेक्शन। अगर यही ऊपर की ओर अगर मूव कर रहे होते हैं 1 2 3 4 5 6 7, और हम कहते थे चलिए यहां से ये मूव कर रहा है, ये यहां से मूव कर रहा है, अब बताइए इसकी वेलोसिटी कितनी है? तो आप सर सीधा बोल देते जो v इज इक्वल्स टू 7 मीटर पर सेकेंड, और ये कौन से डायरेक्शन में है हमारे पास? नॉर्थ डायरेक्शन। यहां तक तो समझ में आ ही गया होगा। अगर यही पार्टिकल अगर इस डायरेक्शन में 1 2 3 4 5 6 7 8, और यहां से हम बोल देते बताइए कितना इसका वेलोसिटी, तो आप चुपचाप क्या करते, गिन लेते इसके मैग्नीट्यूड 1 2 3 4 5 6 7 8, और लिख देते हैं वेलोसिटी इज इक्वल्स टू 8 मीटर पर सेकेंड। कौन से डायरेक्शन में है? वेस्ट डायरेक्शन में। होप आपको समझ में आ रहा होगा। अगर ये नीचे की ओर जा रहा होता तो आप क्या करते? 1 2 3 4 5 6। चलिए अब बताइए यहां तक ये आया, यहां तक आया, तो इसकी वेलोसिटी कितनी? देखिए हम यहाँ वेलोसिटी ले रहे हैं, फोर्स भी ले सकते हैं ना। अगर हम यहाँ बोल दे फोर्स है, फोर्स लग रहा है, तो आप क्या बोलेंगे? ये फोर्स इज इक्वल्स टू 4 न्यूटन ईस्ट डायरेक्शन में हमारे पास फोर्स लग रहा है। तो हम वेलोसिटी की बात कर रहे हैं, जनरली तो वेलोसिटी ले लेते हैं। चाहे अगर क्वेश्चन ऐसा पूछा, अ गर्ल इज रनिंग ईस्ट 5 मीटर पर सेकेंड, तो आप क्या बोलेंगे? कुछ क्वेश्चन है, कुछ भी बनाया जा सकता है। तो यहाँ पे आप क्या लिख सकते हैं? 1 2 3 4 5, तो हम लिखेंगे वेलोसिटी इज इक्वल्स टू 5 मीटर पर सेकेंड साउथ डायरेक्शन, साउथ डायरेक्शन। यहां तक आपको ये चीजें समझ में आया होगा। हम दो केस नंबर 2 की बात कर लेते हैं। सर ये तो आपने ये दिखा दिया जो केवल ईस्ट में जा रहे हैं, नॉर्थ में जा रहे हैं, वेस्ट में जा रहे हैं, साउथ में जा रहे हैं। देखिए स्पीड इसीलिए स्केलर क्वांटिटी है। क्यों हमारे पास स्केलर क्वांटिटी है? क्योंकि जब हम स्पीड के लिए बात करते हैं तो हम अगर पूछे हमको आपके घर आना है, तो अगर हम आपसे पूछे बोलिए कहाँ आना है, तो सर इस चौक से 5 मीटर पर सेकेंड आ जाइएगा, या फिर 5 किलोमीटर पर आवर आ जाइएगा। भैया हम 5 किलोमीटर पर आवर हम किधर जाएंगे? ईस्ट में जाएंगे, वेस्ट में जाएंगे, साउथ में जाएंगे, नॉर्थ में जाएंगे, जाएंगे किधर हम? बताना पड़ेगा ना डायरेक्शन। तो इसीलिए जो है वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी है, हम डायरेक्शन हमेशा उसके साथ एसोसिएटेड होता है, और स्पीड जो है हमारे पास स्केलर क्वांटिटीज है, उसके साथ कोई डायरेक्शन नहीं होता। अब बोलिए चौक पर से सर मेरा घर ना 20 मीटर के दूर पे है, इस चौक पर से आप आ जाइएगा हमारे पास। तुम कहेंगे भाई 20 मीटर कहाँ जाना है, कौन से डायरेक्शन में? नहीं जा सकते ना जब तक हमें डायरेक्शन नहीं पता, इसलिए डिस्प्लेसमेंट है हमारे पास। ठीक है, केस नंबर 2 की बात करते हैं। सर ये हमेशा सीधा ही जाएगा क्या? नहीं भाई, अगर मान लीजिए अगर आपके पास यही पार्टिकल है, और ये पार्टिकल जो है ये हमारे पास नॉर्थ है, ये ईस्ट है, ये हमारे पास साउथ है, ये हमारे पास वेस्ट है, और ये पार्टिकल है अगर बोल दिया जाए ये 45 डिग्री एंगल पे मूव कर रहा है, 45 डिग्री एंगल पे मूव कर रहा है, और इसकी जो वेलोसिटी है, अब देखिए वेलोसिटी हम हर का 5 ले लेते हैं, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6, ओके चलिए 6 हो गया। कितना हो गया हमारे पास? 6 हो गया। तो हम कैसे लिखेंगे? हमारे पास हम लिखेंगे अ पार्टिकल मूविंग, एक लिखते हैं पार्टिकल मूविंग के साथ आप कुछ भी लगा सकते हैं, रीता गीता सीता श्याम वाम सब कुछ भी लगा सकते हैं, क्वेश्चन ऐसे ही बनाया जा सकता है। अ पार्टिकल मूविंग मूविंग 6 मीटर पर सेकेंड 45 डिग्री, यहां पे बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है, 45 डिग्री टुवर्ड्स नॉर्थ ऑफ ईस्ट, देखिए सुनिए यहां पे कंफ्यूजन आता है। आप देखिए आप ऐसे जा रहे थे, आपने क्या किया? एंगल लिया, एंगल चेंज किया, एंगल आप कहा जा रहे हैं? ईस्ट से नॉर्थ की ओर जा रहे हैं, ईस्ट से नॉर्थ की ओर जा रहे हैं, तो इसीलिए लिखे टुवर्ड्स नॉर्थ ऑफ ईस्ट, मतलब ईस्ट से आप नॉर्थ की ओर जाएंगे, ईस्ट से नॉर्थ की ओर जाएंगे, तो आप ऐसे। लेकिन सर ये 45 डिग्री है, तो ये भी तो 45 डिग्री होगा। हाँ,
ये भी 45 डिग्री होगा, ये सही बोले। तो उस केस में ये सारा का सारा मलबा रहेगा हमारे पास, बस हम क्या करेंगे, यहाँ पे नॉर्थ ऑफ ईस्ट लिखे थे तो हम ईस्ट ऑफ नॉर्थ लिख देंगे, ईस्ट ऑफ नॉर्थ लिख देंगे, ईस्ट ऑफ नॉर्थ लेंगे। देखिए ये पार्टिकल ये नॉर्थ नॉर्थ डायरेक्शन में जा रहा है, नॉर्थ डायरेक्शन में जा रहा है, फिर क्या कर रहा है हमारे पास 45 डिग्री ईस्ट वाले डायरेक्शन में मूव कर रहा है। तो जब 45 डिग्री पे हो तो उस केस में आप ऐसे लिख सकते हैं, जैसे अगर ये पार्टिकल अगर इधर की ओर जाए, इधर की ओर जाए, इधर की ओर जाए, तो आप हर केस के लिए आप लिख सकते हैं। अगर मान लीजिए ये अगर ये 45 ये भी 45 है, तो आप देखिए ऐसे जा रहे हैं, ऐसे जा रहे हैं, इधर जा रहे हैं, तो आप क्या लिखेंगे, वेस्ट ऑफ नॉर्थ लिखेंगे, वेस्ट ऑफ नॉर्थ। अगर इसके लिए अगर बात करें, ये 2 नंबर है, इसके लिए बात करें तो यहाँ वेस्ट ऑफ नॉर्थ लिखेंगे, वेस्ट ऑफ नॉर्थ लिखेंगे और नॉर्थ लिखेंगे। अगर इस वाले डायरेक्शन से जाए तो नॉर्थ ऑफ वेस्ट लिख देंगे आप। तो मुझे लगता है आपको समझ में आया। एक और हम बात कर लेते, यहीं पे बात कर लेते। मान लीजिए सपोज अगर ये 1 2 3 4 5 है, 5 है, अगर इसके लिए अगर हम यहाँ से अगर एंगल ले रहे हैं 45 डिग्री ही है हमारे पास, हम सबका 45 डिग्री ही कंसीडर कर रहे हैं, तो इस केस में क्या लिखेंगे, वेलोसिटी है तो वेलोसिटी इज इक्वल्स टू 1 2 3 4 5 मीटर पर सेकेंड। कहां से जा रहा है हमारे पास, वेस्ट से साउथ की ओर, यानी कि साउथ ऑफ वेस्ट टूवर्ड्स साउथ ऑफ वेस्ट, यानी कि वेस्ट से साउथ की ओर जा रहे हैं, वेस्ट से साउथ की ओर जा रहे हैं। चलिए एक और एग्जांपल ले लेते हैं। अगर हम इसके लिए बात करें 45 डिग्री ये है, तो इसके लिए आप क्या लिख सकते हैं, इसके लिए लिख सकते हैं, अब देखिए साउथ से ईस्ट की ओर जा रहे हैं ना, तो आप यहां पे लिख सकते हैं साउथ से ईस्ट की ओर जा रहे हैं तो ईस्ट ऑफ साउथ लिख सकते हैं। यहां तक डायरेक्शन हुआ आपके पास। तो हम लोगों ने देखिए ये तो नॉर्मल था जिस डायरेक्शन से जा रहे हैं। यहां पे क्या है ना, अगर 45 डिग्री पे जाएंगे तो ये जैसे ही बेंड हुए ऊपर की ओर, तो अब आप लिखेंगे नॉर्थ ऑफ ईस्ट, यानी कि ईस्ट से नॉर्थ की ओर जा रहे हैं। नॉर्थ ऑफ ईस्ट हमेशा ध्यान में रखिएगा। यहां से देखिए, यहां से अगर हम बात करें तो ये नॉर्थ से वेस्ट की तरफ जा रहे हैं, तो आप लिखेंगे वेस्ट ऑफ नॉर्थ, यानी कि वेस्ट ऑफ नॉर्थ, यानी कि नॉर्थ से वेस्ट की तरफ, तो वेस्ट ऑफ नॉर्थ। ध्यान में रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। यहां से जब देखिए ये वाला है 45 यहाँ है, अब देखिए वेस्ट से ना साउथ जा रहे हैं तो आप साउथ ऑफ वेस्ट लिखेंगे, साउथ ऑफ वेस्ट लिखेंगे। अब यहाँ पे साउथ से ईस्ट जा रहा है तो आप क्या लिखेंगे, ईस्ट ऑफ साउथ लिखेंगे। सर ये 45 डिग्री है, कोई और एंगल पे भी हो तो क्या हम लिख सकते हैं, हाँ बिल्कुल लिख सकते हैं। इसके लिए यहाँ इरेज करते हैं और उसके बाद फिर हम बात करते हैं। हमारे पास अभी कितना है, केस नंबर 2 लिए हैं, इसको भी इरेज कर दिया जाए। केस नंबर 3 की बात करें, केस 3, सर ये वाला हिस्सा जो है ये नॉर्थ है, ये हमारे पास ईस्ट है, ये हमारे पास साउथ है और ये हमारे पास वेस्ट है। अगर कोई पार्टिकल है, यहां ले लेते हैं, कोई पार्टिकल है और ये 30 डिग्री पे जा रहा है, 30 डिग्री पे हमारे पास जा रहा है, 30 डिग्री पे जा रहा है। अब आप बताइए जो इसका वेलोसिटी या फोर्स या एक्सेलरेशन या मोमेंटम कितना होगा हमारे पास। ठीक है, हम देखिए, हम आपको बता रहे हैं जनरली 1 2 3 4, कितना 1 2 3 4 और ये रहा अपना 5 मीटर पर सेकेंड। तो जनरली हम तो लिख सकते हैं वेलोसिटी हमारे पास 5 मीटर पर सेकेंड है हमारे पास। डायरेक्शन कैसे लिखेंगे, देखिए डायरेक्शन जो है हमारे पास यहां से हमारे पास 30 डिग्री है, डायरेक्शन कितना है, यहां से 30 डिग्री है, तो सबसे पहले 30 डिग्री आप लिख दीजिए। अब ये देखिए ईस्ट से नॉर्थ की तरफ जा रहा है, ईस्ट से नॉर्थ की तरफ जा रहा है, तो यहां लिखिए नॉर्थ ऑफ ईस्ट, नॉर्थ ऑफ ईस्ट, यानी कि ईस्ट से नॉर्थ की, नॉर्थ ऑफ ईस्ट, ईस्ट से नॉर्थ की तरफ तो नॉर्थ ऑफ ईस्ट। यहां तक सब। सर इसका और भी तरीका है लिखने के लिए, बिल्कुल देखिए, जब यहां से ये 30 जा रहा है तो यहां से ये 70 डिग्री भी तो जा रहा है, 30 यानी कि ये हमारे पास 60 डिग्री, यानी कि 60 डिग्री, 90 डिग्री होता है, आप मजाक मत बना दीजिएगा, है ना। यहां से ये हमारे पास 60 डिग्री हुए, तो आप जनरली अगर इस केस के लिए अगर लिखना चाहें तो क्या लिख सकते हैं हमारे पास, इस केस के लिए अगर हम बात करें तो वेलोसिटी इज इक्वल्स टू 5 मीटर पर सेकेंड, तो लिख सकते हैं 70 डिग्री टूवर्ड्स
70 डिग्री टूवर्ड्स लिखिए या ना लिखिए कोई फर्क नहीं पड़ता, 70 डिग्री ओके। फिर हम यही बात 70 डिग्री नहीं सर 60 डिग्री, 30 तो है भैया, ये हमारे पास 60 है, 60 डिग्री टूवर्ड्स, यहाँ पे आप ईस्ट से जा रहे हैं ना, और वहां जो है नॉर्थ से आ रहे हैं, तो आप लिखेंगे ईस्ट ऑफ नॉर्थ, ईस्ट ऑफ नॉर्थ, ईस्ट ऑफ नॉर्थ। इतना तक समझ में आया होगा। चलिए एक और एग्जांपल ले लेते हैं। मान लीजिए ये पार्टिकल है और ये पार्टिकल है हमारे पास, यहां से हमारे पास 40 डिग्री, चलिए 40 डिग्री पे है हमारे पास, यहां से 40 डिग्री, तो क्या लिखेंगे, वेलोसिटी 1 2 3 4, कितना हुआ 1 2 3 4, 4 एक बीच में दे दे, चलिए 5 दे देते हैं, 5 मीटर हो तो थोड़ा ज्यादा अच्छा लगता है ना। तो वेलोसिटी इज इक्वल्स टू, अगर यहाँ लिखना है तो 5 मीटर पर सेकेंड, तो ये हो गया हमारे पास 40 डिग्री, हमारे पास हो गया, हमारे पास 40 डिग्री हो गया। कहां से जा रहा है, वेस्ट से साउथ की ओर जा रहा है, तो हम लिखेंगे टूवर्ड्स साउथ ऑफ वेस्ट, साउथ ऑफ वेस्ट। देखिए यहां अगर कंफ्यूजन हो ना आपको, तो जिधर जा रहे हैं उधर पहला वाला लिख दीजिएगा, और जिधर से मुड़ा है उधर दूसरा वाला लिख दीजिएगा, तो आपको दिक्कत नहीं होंगे। अब देखिए सर इसका और भी तरीके से और लिख सकते हैं, क्योंकि इधर जब 40 डिग्री है तो इधर तो आपके पास 50 डिग्री होगा ना, तो इधर वेलोसिटी लिखने के लिए वेलोसिटी इज इक्वल्स टू 5 मीटर पर सेकेंड 50 डिग्री टूवर्ड्स 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 कहाँ है, साउथ से वेस्ट की ओर, यानी कि वेस्ट ऑफ साउथ, वेस्ट ऑफ साउथ। इतना समझ में आया कि और एग्जांपल कराएं, मुझे लगता है डायरेक्शन समझ में आ गया होगा। अब हम नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर बात कर लेते हैं, एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स, एंगल बिटवीन टू वेक्टर। ओके, इसको इरेज करते हैं और उसके बाद हमारा जो ये एंगल बिटवीन टू वेक्टर, होप समझ में आया होगा। अगर ना समझ में आया होगा तो आप हमको मैसेज कर सकते हैं, मेरा जो व्हाट्सएप ग्रुप है उसमें आप ज्वाइन कर सकते हैं, वहां पे हम जो है रिप्लाई देते ही देते हैं। आपको कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी डाउट हो, तो हमारा जो व्हाट्सएप ग्रुप है उस ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, और वहां पे आप हमें पर्सनली मैसेज कर सकते हैं, हम उसका आंसर का जवाब देते ही देते, डेफिनेटली देते हैं, आप देखिएगा। ओके, हम लोग एंगल बिटवीन टू वेक्टर, एंगल बिटवीन टू वेक्टर, एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स की जब हम बात करें तो सबसे फर्स्ट में नंबर 1, इफ हेड कोइंसाइड हेड एंड टेल कोइंसाइड tail, then we take internal angle, whatever whether angle acute और obtuse। ओके, क्वेश्चन क्या बोल रहा है देख लीजिए। ये बोल रहे हैं जो एक वेक्टर है हमारे पास, हेड कोइंसाइड हेड, अगर हमारे पास हेड कोइंसाइड अगर हेड कर रहे हैं, हेड कोइंसाइड हेड कर रहे हैं, तो जो एंगल आप चूज करेंगे वो एंगल इंटरनल एंगल चूज करेंगे, यानी कि वो ये वाला एंगल आप चूज करेंगे, ये वाला एंगल आप रिपोर्ट करेंगे। एक वेक्टर ए है, मान लीजिए एक वेक्टर ए है और एक वेक्टर ये हमारे पास बी है, तो जो आप चूज करेंगे एंगल वो इंटरनल एंगल चूज करेंगे। अगर हेड कोइंसाइड कर रहा है तो नंबर 1, नंबर 2 ऐसे भी हो सकता है, एक हमारे पास ये रहा, एक हमारे पास ये रहा, तो जो आप एंगल चूज करेंगे हेड कोइंसाइड कर रहा है तो इंटरनल एंगल चूज करेंगे। एग्जांपल नंबर 3, अगर टेल कोइंसाइड कर रहा है, जैसे सपोज ये रहा आपके पास और आपके पास ये रहा, ठीक है, तो ये टेल है, ये हेड है, ये टेल है, ये हेड है,
तो आप एंगल जो चूज करेंगे वो इंटरनल एंगल चूज करेंगे, वो इंटरनल एंगल चूज करेंगे। और भी हो सकते हैं, सपोज यहाँ पे अगर एक वेक्टर है और एक वेक्टर ये रहा, वेक्टर ए, ये रहा वेक्टर बी, दोनों के बीच में एंगल आपको चूज करना है। तो एंगल आप क्या चूज करेंगे? इंटरनल एंगल चूज करेंगे। ये वाला एंगल को आप रिपोर्ट करेंगे। ये किस केस में करेंगे? जब हेड 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 और टेल टेल कोइंसाइड हो तब ये वाला चूज करेंगे। नेक्स्ट हमारे पास इसी में अगर हम सेकेंड केस की बात करें, केस नंबर 2, इफ two vectors coincide, if two vector tail head coincides, then we take external, internal, external एंगल जो भी हमारे पास हो, हमारे पास एंगल एक्यूट या ऑब्ट्यूज, या एक्यूट हो या हमारे पास ऑब्ट्यूज हो। सर एग्जाम्पल, ठीक है, एग्जाम्पल के लिए बात कर लेते हैं। एग्जाम्पल में हमारे पास हमने क्या बोला है, ये रहा हमारे पास हेड वेक्टर ए और ये रहा हमारे पास टेल, यानी कि ये टेल, ये हेड और ये टेल और ये हेड। तो हेड टेल यानी कि टेल हेड, मतलब हेड टेल या टेल हेड कोइंसाइड कर रहे हैं, तो हमेशा आप एक्सटर्नल एंगल ही रिपोर्ट करेंगे। जैसे ये वाला एंगल आपके पास हो गया, ये एंगल आप रिपोर्ट करेंगे। नोट करिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके पास। ये आपके पास हुआ। दूसरा अगर आप बात करें हमारे पास, दूसरा अगर बात करें तो क्या बात कर सकते हैं? अगर हम बात करें, एक एंगल ये हुआ, एक एंगल, चलिए सपोज मान लीजिए ये आपके पास ट्रायंगल है, एक ऐसा ट्रायंगल है, एक हमारे पास ऐसा ट्रायंगल। ये हमारे पास वेक्टर ए है, ये हमारे पास वेक्टर बी है, ये हमारे पास वेक्टर सी है, ठीक है। तो इसका देखिए यहाँ पे हेड है और यहाँ पे टेल है। आगे बढ़ाइए, ये वाला एंगल जो है एक्सटर्नल वाला एंगल आप रिपोर्ट करेंगे 1। इसका हेड यहाँ है और इसका टेल भी यहाँ है, तो आप इंटरनल वाला एक्सटर्नल वाला मतलब एंगल रिपोर्ट करेंगे। इसका हेड यहाँ है, इसका टेल यहाँ है, तो आप ये वाला एंगल रिपोर्ट करेंगे θ3, θ2, θ1। तो जब आप बात करें हेड टेल की कोइंसाइड की, तो आप हमेशा बाहर वाला एंगल चूज करेंगे। एक और अगर हम आपको एग्जांपल ले लें, तो यहाँ पे एक हमारे पास कुछ इस हिसाब से है, कुछ ऐसे ये रहा, कुछ ऐसे ये रहा, कुछ ऐसे ये रहा, कुछ ऐसे ये रहा, कुछ ऐसे ये रहा। चलिए अब देखिए, ये जो भी है वो हमको नहीं पता, आपको इसका एंगल चूज करना है। तो ये रहा आपके पास हेड और ये रहा आपके पास टेल। आगे बढ़ाइए, ये वाला थीटा लीजिए 1, इसको आगे बढ़ाइए, ये वाला थीटा लीजिए 2, इसको आगे बढ़ाइए, ये वाला थीटा लीजिए 3, इसको आगे बढ़ाइए, ये वाला थीटा लीजिए 4, इसको आगे बढ़ाइए, ये वाला थीटा लीजिए 5, और इसको आगे बढ़ाइए और इसको आगे बढ़ाइए। जैसे ये है हमारे पास, तो इसको आगे बढ़ाएंगे तो आप कौन सा वाला एंगल लेंगे? ये वाला एंगल लेंगे, θ6। इसका मतलब क्या है सर? आप ये बोल रहे हैं एक्सटर्नल वाला लीजिए, इंटरनल वाला लीजिए, इसका मतलब क्या है? देखिए, इसका मतलब ये है, जैसे अगर कोई वेक्टर या वेलोसिटी होगा, है ना, अगर कोई चीज मूव कर रहा है, ऐसे ऐसे जा रहा है, ये वाला पे नजर मारिए, ये वाला पे नजर मारिए। जैसे अगर मान लीजिए ऐसे ऐसे जा रहे हैं, अब हम घूम गए, तो जैसे ही घूमेंगे तो हम ऐसे घूमेंगे। तो जैसे ही हम घूमेंगे एंगल, तो हम एंगल बाहरे वाला न लेंगे, यानी कि यही वाला न लेंगे, ये वाला ही न लेंगे, ये वाला ही न लेंगे। क्योंकि देखिए, आप पहले सोचिए, आप जा रहे थे, जा तो रहे थे इससे, इस डायरेक्शन में, लेकिन आप घूम गए, तो इस डायरेक्शन से आपने घूमा है, तो एंगल तो आप यही कंसीडर करेंगे ना। समझ में आ रही है आपको? तो जब भी हम वेक्टर का एंगल हम बताना पड़े, तो यहाँ ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब देखिए, यहाँ पे जो है ना, पैरेलली शिफ्ट कर सकते हैं, बहुत सारे जगह पे हम शिफ्ट भी कर सकते हैं। आप
अगर बात करें शिफ्टिंग के केस में भी बात करें ना, तो अलग अलग केस हो सकते हैं। अगर यहाँ एक मिटा के अगर हम आपको बताएं तो ये भी बात कर ही लेते हैं शिफ्ट कर देने के लिए। जैसे ये हमारे पास एक वेक्टर है, एक वेक्टर ये रहा और एक वेक्टर हमारे पास ये रहा। एंगल है आपके पास 120 डिग्री। तो अब बताइए, इसी वेक्टर को ऐसे देखिए, इसी वेक्टर को उठा के ऊपर ले जाएंगे तो यहाँ पे एक वेक्टर ये रहा, और इसी वेक्टर को देखिए, इसी वेक्टर को ऐसे ऐसे ऊपर उठा के ले जाएंगे तो ये यहाँ पे आएगा। तो ये 120 है, तो ये आपके पास 60 डिग्री नहीं बना क्या? मतलब आप किसी भी वेक्टर को शिफ्ट कर सकते हैं। आप ही बताइए ना, जैसे अगर मान लीजिए ये एक लाइन है, ये एक वेक्टर है, तो ये वेक्टर को आप यहाँ से उठाकर अगर आप यहाँ पे ले आते हैं तो क्या इसका एंगल में कुछ चेंज हो गया? एंगल में चेंज नहीं ना हुआ, और ना एंगल में चेंज हुआ, ना इसका मैग्नीट्यूड में चेंज हुआ। तो हमसे पूछा जाता है, हमसे क्या पूछा जाता है, जो बताइए कोई भी वेक्टर को शिफ्ट अगर करना है तो उस समय उसका मैग्नीट्यूड भी चेंज ना हो और एंगल भी चेंज ना होगा। क्या ही करना है भाई, पैरेलली शिफ्ट कर दो, यहां से ऊपर ले जाओ, इसमें क्या दिक्कत है हमारे पास? तो ये हमारे पास जो है ना, हम शिफ्ट कर सकते हैं। अब देखिए ना, यही चीज को आप अगर रीड्रॉ करके देखना चाहेंगे तो आप क्या करेंगे? अगर आपको मन है जो इसका ये वाला मिल जाए हिस्सा, तो ये देखिए ये हिस्सा है, और इसी को सीधा सीधा थोड़ा सा नीचे उठा के ले आइए, नीचे उठा के ले आइएगा तो ये वाला हिस्सा मिल जाएगा। तो आपके पास ये एंगल बन गया आपके पास। तो ये जब है हेड टेल, कौन सा? हेड टेल। तो बाहर वाला एंगल मिल गया कि नहीं मिल गया आपके पास? तो यही चीजें हैं हमारे पास। एंगल के बारे में हम नॉर्मली बहुत से सारे चीज़ों के ऊपर बात करेंगे अभी। ये हमारा सिर्फ बेसिक क्लास था, मतलब बेसिक क्लास, जो हम वेक्टर को कैसे लिखते हैं, वेक्टर को कैसे समझते हैं, वेक्टर को हमारे पास क्या है, दुनिया में दो ही तरीके से हम जोड़े जा सकते हैं, एक स्केलर जोड़ा जा सकता है, एक हमारे पास वेक्टर जोड़ा जा सकता है। मुझे उम्मीद है आपको ये चीज़ें समझ में आए होंगे। अगर आपको नहीं समझ में आया होगा तो आप व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, उस ग्रुप में आप हमको सीधा सीधा मैसेज कर सकते हैं। इसके लिए थैंक यू सो मच।